आपका स्वागत है और हम आज पढ़ेंगे रीड इंग्लिश के बारे में। तो ये जो सिलेबस है ये लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस है जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में कॉमन है। टोटल 6 यूनिट है और हर यूनिट का 5 नंबर है, तो टोटल 30 मार्क्स आएंगे। तो फर्स्ट यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 फर्स्ट होगा अनसीन टूल्स, अपठित इतिहास। इसमें आप एक पैराग्राफ आएगा और उस पैराग्राफ पे कुछ क्वेश्चन होंगे। जो फर्स्ट बेस क्वेश्चन होगा वो होगा एलडी यानी लिंकिंग डिवाइस। तो लिंकिंग डिवाइस जो है वो एक तरह से कनेक्टर्स होते हैं, तो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ता है। तो इससे कुछ कॉमन है, बहुत जानते हैं आप। एंड ऑल्सो एज वेल एज टुगेदर बेस, ये सब जो है ये लिंकिंग डिवाइस में आते हैं। नेक्स्ट है एसवीसी। एसवीसी मतलब सब्जेक्ट वर्ब कंट्रोल। सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर हम राम की बात करें और सेकंड है दे, राम और दे। राम सिंगुलर है, एक वचन है, और दे जो है बहुवचन है। तो जो वर्ब होगी दोनों के लिए, भले ही वर्ब का जो रूट वर्ड है वो सेम होगा, लाइक हम लेते हैं प्ले, तो ये रूट वर्ड ये सेम रहेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगी ये कि सिंगुलर के साथ क्या होगा और प्लूरल के साथ क्या होगा। फॉर एग्जांपल राम के साथ होगा प्ले या प्लेस, और बहुवचन के साथ होगा प्ले। वैसे याद रहे जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो अपने नेचुरल फॉर्म में, यानी जो नेचुरल फॉर्म होता है V1, उसमें वो प्लूरल यानी बहुवचन ही होती है। चाहे हम इसकी बात करें प्ले, रीड, स्लीप, किल, यानी ये सब जो वर्ब है अभी आपके सामने, तो ये सब अपने नेचुरल V1 फॉर्म में, और V1 फॉर्म में ये सारी प्लूरल है। अब इनको अगर सिंगुलर बनाना है, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं रवि की, अगर रवि किसी चूहे को मार देता है तो रवि किल्स। और अगर यही हम बात करें बहुत सारे बंदर हैं, तो बंदर मिलकर किसी अगर जानवर को मार देते हैं, तो बहुत सारे मंकी है, मंकीज होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी मंकीज किल। डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे राम के साथ प्लेस, दे के साथ प्ले, वैसे ही या रवि के साथ किल्स, लेकिन मंकी के साथ किल। तो यही बेसिक फंडामेंटल है सब्जेक्ट वर्ब कन्वर्ट का। ये है कि ये बहुत शॉर्ट में बताया अभी एज फॉर इंट्रोडक्शन, लेकिन जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे डेप्थ में तब और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इवन जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, वो पूरी इसी ड्रामा पे या इसी फंडामेंटल पे आधारित है। सेकंड बात करते हैं, उसके बाद वो है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस मतलब अनुमान। हम किसी भी चीज, भाव, इन सब का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं नाउन की, नाउन यानी संज्ञा, तो इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि संज्ञा है किसी को भी नाम देना है। अगर हमने किसी को भी नाम दे दिया तो वो एक संज्ञा है, बट हम ऐसे ही नाम नहीं दे सकते। हमें उस नाम देने से पहले उसको पहचानना पड़ता है, उसकी पहचान करनी पड़ती है, और वो पहचान होती है हमारे 5 सेंसेस से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से अगर कोई टुंड्रा क्लाइमेट, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, अगर टुंड्रा प्रदेश यानी अगर जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ में जो पोलर एरियाज है ना, ध्रुवीय क्षेत्र है, ये वाला और ये वाला, ये आर्कटिक में और ये अंटार्कटिका में, ये दोनों भी टुंड्रा क्लाइमेट में आते हैं। और वहां पे आपको पता है एस्किमो होते हैं। अगर आप वहां पे जाएंगे, ठीक है, अगर आपको कोई एस्किमो वहां पे देखता है तो आपको देखते ही वो ये तो पहचान जाएगा कि इंसान है, ठीक है। तो फर्स्ट पहचानते ही उसने आपका एक नाम दिया, ठीक है, इंसान या ह्यूमन, वो एक संज्ञा हो। उसके बाद और ज्यादा अनुमान लगाने के लिए, और ज्यादा पता लगाने के लिए उसको अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये किस तरह से है। तो जैसे अगर एस्किमो बहुत पढ़ा लिखा है और उसको थोड़ा बहुत एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पता है कि
किस रेस में किस तरह के लोग होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, जैसे मंगोलॉइड्स होते हैं जो यहाँ पे हमारे पूर्वोत्तर भारत में चीन, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, यहाँ पे जो लोग होते हैं मंगोलॉइड हैं। फिर नेग्रोइड्स जो अफ्रीकन लोग हैं वो सब। फिर ऑस्ट्रेलॉइड जो इंडिया में बहुत सारी जनजातियाँ हैं साउथ में, इवन राजस्थान में भी जो भील हैं वो सब ऑस्ट्रेलॉइड में आते हैं। फिर कॉकेसॉइड में जो बहुत गोरे लोग हैं हम हैं वो सब कॉकेसॉइड में आते हैं। तो अगर एस्किमो यहाँ पे राजस्थान के किसी आदमी को देखेगा, ठीक है, तो फर्स्ट ये पहचान जाएगा कि यहाँ ये मंगोलॉइड नहीं है, मतलब ये चीन जापान यहाँ से नहीं आया है। और कॉकेसॉइड मतलब कि ये बिल्कुल वाइट भी नहीं है तो यूरोप से नहीं आया, ऑस्ट्रेलॉइड नहीं है तो अफ्रीका से नहीं आया, ठीक है। तो वो फिर और पहचानने की कोशिश करेगा, वहां पे वो अनुमान लगाए। और ये अनुमान लगाना जो है इसको बोलते हैं इन्फेरेंस। तो अभी आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये है ना, ये हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ जो टुंड्रा क्लाइमेट में बैठा हुआ है वो हमें पहचानने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसको क्या पता कि हम राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट में से 16 तहसील हैं, इतना नहीं पता लगा पाएगा। और हो सकता है कि यही अनुमान लगाने के चक्कर में, इन्फ्रेंस के चक्कर में वो कुछ गलत अनुमान लगा रहे हैं, बिल्कुल मुमकिन है। तो यहाँ पे जो इन्फ्रेंस टॉपिक है इसके अंदर भी दोनों चीजें हैं, एक होगी, एक हमारा राइट लॉजिक होगा, सही लॉजिक, और दूसरा रॉन्ग। राइट इन द सेंस, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप राजस्थान की डेजर्ट हो जाए, थार डेजर्ट में, रेगिस्तान में, तो वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो है अपने सिर पे घड़ों की एक सीरीज लेके पानी लेने जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, ग्राउंड वाटर बिल्कुल लो है। तो ऐसे में जब हम उन्हें देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पानी की कमी है, तभी दूर से पानी लेने जा रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत तो पानी है। तो ये हमारा अनुमान जो है, ये लॉजिक जो है वो हमारा सही है। और सेकंड जो एस्किमो वाली बात है, ठीक है, आप उसी एस्किमो जो हमें पहचानने की कोशिश कर रहा है, हमसे पहले एक और जो है कोई यहाँ की बजाय, राजस्थान की बजाय कोई मध्य प्रदेश से वहां पे गया हो, ठीक है, और एस्किमो ने पहली बार एक मध्य प्रदेश से उसी आदमी को देखा हो, तो जब हम जाएंगे हमें भी वही पहचानेगा कि ये एमपी से है, लेकिन वो अनुमान तो रॉन्ग हो गया। तो जो रॉन्ग हो जाता है उसको बोलते हैं फैलेसी, ठीक है। और ये इन्फेरेंस जो है उसी के बारे में। फिर नेक्स्ट आते हैं सेकेंड यूनिट के बारे में। तो सेकेंड यूनिट में एक अनसीन पोएम है। जिस तरह से फर्स्ट यूनिट के अंदर एक अनसीन प्रोज आएगा, सेकेंड में अनसीन पोएम आएगी, और उसी पोएम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब उन क्वेश्चन में हमें कुछ जो पोएटिक डिवाइसेस है, पोएटिक डिवाइसेस मतलब कि उस कविता की रचना किस तरह से हुई और उस कविता में भाव कौन कौन है। तो एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस और राइम, ये सब पोएटिक डिवाइस या कविता के अलंकार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमिली की, ठीक है। सिमिली का हिंदी में समानांतर है उपमा। ये मैंने पहले इसलिए लिया है ताकि आप जल्दी समझ सकें। उपमा आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो हम किसी को भी उपमा देते हैं तो हम उसको एक पर्सन को उस दूसरी जिसकी उपमा दी जा रही है उससे तुलना करते हैं। जैसे अगर हम किसी पर्सन की बात करें कि मिस्टर ए जो है वो शेर जितना बहादुर, ठीक है, तो यहाँ पे हम मिस्टर ए की बहादुरी की तुलना शेर की बहादुरी से करें, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम मिस्टर ए की बहादुरी की तुलना शेर की बहादुरी से करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट इस तरह से बनेगा, मिस्टर ए फॉट लाइक अ टाइगर। मिस्टर ए शेर की तरह लड़ा। फॉट जो है फाइट की सेकंड फॉर्म है, और हम जब किसी सेंटेंस को पास्ट में बोलने की कोशिश करते हैं, यानी जो पहले हो चुका है, अगर उसकी बात करते हैं
तो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा मिस्टर ए है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास में क्या हुआ, लड़ा, तो फाइट का फॉट हो जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है टाइगर। अब सिमिली के अंदर है, उपमा के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि फर्स्ट हमें कोई एक्शन दिखाना है या कोई वर्ब दिखानी है जिसकी तुलना की जा सके। तो हमने यहाँ पे तुलना की फाइट कि मिस्टर ए के लड़ने का तरीका टाइगर जैसा। तो फर्स्ट हमारे पास होनी चाहिए एक वर्ब या एक्शन जिसकी हम तुलना कर सके। सेकंड, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके साथ तुलना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तुलना की टाइगर के साथ। और थर्ड है तुलना करने वाला शब्द, लाइक। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिल जाए, ठीक है, हमारे पास सब्जेक्ट हो, फिर कोई एक्शन हो, उसको जोड़ने वाला शब्द हो उपमा के लिए, और उसके बाद एक फाइनल एक ऑब्जेक्ट हो, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो वो होगा सिमिली। फिर अगर इसी स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा फेरबदल करना है और ये लिखे मिस्टर ए इज अ टाइगर, तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। डिफिकल्ट नहीं कहे तो स्ट्रेंज हो जाती है। वो कैसे? पहले वाली सिचुएशन में हमें पता था कि मिस्टर ए फॉट लाइक ए टाइगर, यानी मिस्टर ए एक शेर की तरह लड़ा। हम मिस्टर ए के लड़ने का तरीका जो है उसकी तुलना कर रहे हैं टाइगर। तो हमारे पास सब्जेक्ट, एक एक्शन और ऑब्जेक्ट तीनों है। यहाँ पे मिस्टर ए इज अ टाइगर, इसके अंदर क्लियर नहीं है, ठीक है, मिस्टर ए टाइगर कैसे है? जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, ठीक है, जब ये क्लियर नहीं हो किसकी तुलना किससे की गई और क्यों की, मिस्टर ए टाइगर क्यों है, शायद मिस्टर ए की जो पांव है, उसके खुर है, वो शेर जैसे है, इस वजह से उसकी तुलना की जा सकती है। तो जब इस तरह से क्लियर नहीं हो तब होता है रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार जो है वो होता है मेटाफर। फिर इसी से सिमिलर है वो है पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण में हम किसी इनएनिमेट चीज मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसमें हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते या जिसके इंसान होने की कल्पना नहीं कर सकते, अगर हम उसको अगर दर्शाना चाहते हैं और उसको अगर हम एक पर्सन की तरह दर्शाएं, ठीक है, तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूं कि हिंदी में हवाएं गा रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हवा जो है, इसको इंग्लिश में वो ट्रांसलेट कर लेते हैं, winds were singing। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमें पता है कि हवा जो है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, हवा मानव नहीं, लेकिन अगर हम उस हवा को एक अच्छा रूप देना चाहते हैं, पोएटिक तरीके से दर्शाना चाहते हैं, तो हमने कहा है कि हवा का जो बहना है वो बहना नहीं, उसका गाना है। तो हमने ये कहा कि विंड्स वर सिंगिंग, हवाएं गा रही थी। तो यहाँ पे हवा को हमने जो एक मानव का रूप दिया, इसको बोलते हैं मानवीकरण, इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम राइम की। राइम यानी तुकबंदी। इवन आप तो जितने भी गाने सुनते हैं वो बिना राइम या बिना तुकबंदी के बन ही नहीं सकते। बनते होंगे पता नहीं, पर जब तक जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने सुना है कि उनके अंदर राइमिंग होनी चाहिए। राइमिंग मतलब होता है कि हम यहाँ से शुरू करें, हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं तो हम वापस कभी ना कभी तो घूम के आए, इस तरह से। ये है कि यहाँ से हमारा तराना शुरू हुआ है, थोड़ा ऊपर उठा, ऊपर उठ के फिर नीचे गया, फिर ऊपर आएगा, तो गाना थोड़ा ठीक है।
है ना, भले ही उसकी आवाज थोड़ी कभी ऊपर चली जाए, कभी नीचे चली जाए, कभी धीमी हो जाए, कभी तेज हो जाए, वो चलेगा, वो तो गाने के रूप हैं, लेकिन वापस आए जरूर। ठीक है, तो ये जो रिपीटिशन है, ये जो बार बार आना है, ठीक है, या जो सुर सरगम है या तुकबंदी है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको हम राइम बोलते हैं। अब आप ये चीज को समझ सकते हैं, कोई भी गाना जो आपका फेवरेट गाना है उसको दिमाग में एक बार तो प्ले करने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अधिकतर गाने जो होते हैं एक सेट पैटर्न पे चलते हैं। उनके जो उनका जो म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक, जो सिंगर के गाने की आवाज होती है, जो उसके बोल और उसकी लय होती है, वो समंदर की लहरों की तरह होती है। तो वापस एक बार नीचे जाना, एक बार ऊपर आना ही। कोई ऐसा गाना नहीं हो सकता है कि एक बार शुरू किया, ठीक है, ये सबकी लय है, एक बार शुरू किया और ऐसे 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 ऊपर जाते रह गए, है ना, ऐसा तो कोई गाना ही नहीं होगा। तो ये जो जुगलबंदी, तुकबंदी, सुर सरगम जो है, उसको हम राइम बोलते हैं। और इंग्लिश में पोएम्स में जो होता है, ठीक है, इसमें राइमिंग देखी जाती है। आपका यहाँ पे काम होगा कि आपको राइमिंग पहचाननी है, राइम पहचाननी है, राइम की स्कीम पहचाननी है। राइम और राइम की स्कीम कैसे? जैसे यहाँ 3-4 नाम लेते हैं। राम रमेश प्ले, नीता ईट्स प्ले, रोजा वॉज वीपिंग, Manju was sweeping, I was there, she was there। एक बहुत ही बेहूदी पोएम है, बट आपको समझाने के लिए बहुत है। राम रमेश प्ले, ठीक है, नीता ईट्स प्ले। अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि ऐसे ही म्यूजिक पहचानना, तो देख के पहचान गए होंगे कि म्यूजिक इसका लास्ट में है। राम रमेश प्ले, नीता ईट्स प्ले, रोजा वाज स्वीपिंग, मंजू वाज स्वीपिंग, आई वाज देयर, शी वाज देयर। तो यहाँ पे जो लास्ट में जो वर्ड है, ठीक है, एक बार इनकी अगर हम इनको पहचान के इनको नंबर या कोई लेटर देते हैं, तो वो होगी राइम स्कीम। जैसे प्ले और प्ले जो है, इन दोनों का साउंड सेम है, तो हम इन दोनों को ए और ए वर्ड देते हैं। फिर वीपिंग और स्वीपिंग, दोनों का साउंड सेम है, दोनों को हमने बी भी दिया, और देयर और दे दोनों सेम है, सी सी। तो इसकी राइम स्कीम हो गई ए ए बी बी सी सी। और ये राइम बहुत डिफरेंट हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके जो भी अनसीन पोएम आएगी उसके ऊपर। फिर जो बचे हुए हैं अलिट्रेशन और एसोनेंस, ये वॉवेल्स के ऊपर है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के पोजीशन के ऊपर, उनके साउंड के ऊपर है। वो हम आगे जब पढ़ाएंगे, जब क्लास लेंगे इनके बारे में, तब देखेंगे। फिर नेक्स्ट है यूनिट 3, मॉडल्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम, लिटरेरी टर्म्स, ये सब। तो मॉडल्स तो आप जानते हैं, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब। फिर नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स जो होती है, जो फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज जैसे वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो शब्दों के समूह जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, अब वो चाहे मीनिंग कन्वे करे या ना करे। तो इन फ्रेजेस से जो वर्ब्स बनती हैं, इनको मिला के वो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इडियम्स, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब। फिर एक बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स की। एलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा and 1 2 3 4 drama, and next comes elegy, sonnet, short story and drama. Okay, that's it. तो यूनिट 3 के अंदर जो 5 क्वेश्चन है वो आपके इन बेसिस पे आएंगे। तो
फर्स्ट होता है एलेजी। एलेजी जो है एक तरह से एक शोक कविता है या एक शोक में लिखा गया वाक्य है, पैराग्राफ है, कुछ भी, तो हमें कहीं ना कहीं लॉस होता है, तो उस लॉस में हम जो चीज लिखते हैं वो एलेजी है। इसका भी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। सोनेट जो है वो पोएम की कुछ लाइन है, ठीक है, जो एक डेफिनेट पैटर्न में फिक्स होती है। यहाँ पे एक बार हम बात करें कि एक इटालियन सोनेट की बात करें, तो इटालियन सोनेट जो है वो ऑक्टेट और सेस्टेट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ऑक्टेट जो है वो 8 लाइन और सेस्टेट जो है वो 6 लाइन, टोटल जो है ये 14 लाइन का एक स्टैंजा होता है। ये 14 लाइन की पोएम होती है, इसके अंदर 2 स्टैंजा होते हैं, एक 8 लाइन का और एक 6 लाइन। वैसे बाकी हिंदी में तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कि जैसे दो है, दोहा, ठीक है, दोहे को इंग्लिश में कापलेट बोलते हैं, ठीक है, ये 2 लाइन का होता है। चौपाई 4 लाइन का, क्वाड्रुप्लेन, ठीक है, फिर छंद तो 6 लाइन का, सेस्टेट, ठीक है, और 8 लाइन का ऑक्टेट। टोटल 14 लाइन का जो 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको बोलते हैं सोनेट, और इसके अलग अलग टाइप है, ठीक है, और यही 14 लाइन होगी जिसमें हमें पहचानना होगा। तो मेन जो इसमें है, इसमें राइम स्किल भी आ सकती है, ठीक है, और इवन इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फिर शॉर्ट स्टोरी, तो इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी यानी छोटी कहानी, जो बच्चों की कहानियां होती है, इवन किसी अडल्ट के लिए भी जो कहानी हो, लेकिन अगर वो एक शॉर्ट फॉर्मेट में लिखी गई हो, ठीक है। अगर इसको हम देखें, इसको अगर समझना हो तो एक बार हम एक ट्रक की और एक मारुति नैनो की कंपैरिजन करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं। तो जो ट्रक में जो सारी चीजें होंगी, जो बेसिक चीजें हैं, वही बेसिक चीजें नैनो में भी होंगी। ऐसा तो नहीं है कि ट्रक बड़ा है, नैनो छोटी है, तो कुछ पार्ट्स जो है वो नैनो में रहने देते हैं, नहीं। नैनो के अंदर भी उसका चेसिस होगा, उसके टायर होंगे, उसका लीवर होगा, स्टीयरिंग होगा, ब्रेकिंग सिस्टम होगा, ठीक है, एयर कंडीशनिंग होगी, वायरिंग होगी, सब कुछ जो बड़े स्तर पे है वो छोटे स्तर पे भी होगा, ठीक है। तो सेम शॉर्ट स्टोरी का भी है कि जिस तरह से एक नॉवेल होता है, नॉवेल बड़े स्तर पे बड़ा लिखा होता है, और उसको अगर छोटा करें तो वो एक शॉर्ट स्टोरी बनी, लेकिन उसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो होनी चाहिए। अगर आप एक उपन्यास लिखते हैं तो उस उपन्यास के अंदर फर्स्ट चीज है उसका इंट्रोडक्शन, उसकी प्रस्तावना, सेकेंड उसकी बॉडी जिस बारे में आप लिख रहे हैं, और थर्ड कंक्लूजन या निष्कर्ष। तो ऐसे जो होता है हमारा जो निबंध जो होता है वो भी इसी फॉर्मेट पे होता है। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद इसकी बॉडी होगी, और थर्ड चीज है उसका निष्कर्ष होगा। तो यहाँ भी शॉर्ट स्टोरी का सेम है, ठीक है, कि शॉर्ट स्टोरी लिखते रहे, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत तो कुछ पता चले। वैसे आजकल शॉर्ट स्टोरी जो है कैसे भी शुरू होती है, आजकल फिल्में भी हैं जो सबसे पहले जो लास्ट का एक पार्ट है उसको आगे लाके दिखाते हैं, ठीक है, ताकि सस्पेंस बना रहे, और फिर लास्ट में उसको वापस दिखाते हैं, तब जो ऑडियंस जो है वो फिर वापस सोचता है, दोनों को जोड़ता है, एक्साइटेड हो जाता है, फिल्म हिट हो जाती है। और यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी का यही कहा जाता है कि आप जो मूलभूत ढांचा है, तो केशवानंद भारती में कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर इंडिया का जो है भारतीय संविधान का, उसको छेड़ना है, ठीक है। तो सेम यही किया है, शॉर्ट स्टोरी है उसको आप बनाए रखना। सबसे पहले कि स्टोरी की बेस लाइन हो, स्टोरी इतनी भी बाहर नहीं चली जाए, जैसे वो आपको बता रहे थे गाने वाला, ठीक है, कि गाने की लय होती है, उस लय से बहुत ऊपर नहीं जाए जिससे लोग है ना अधमरा जाए। यहाँ भी है कि एक स्टोरी की एक बेस लाइन किसके बारे में है ना। अगर जैसे मनोज के बारे में है स्टोरी, तो मनोज के आसपास, मनोज कहाँ गया, मनोज के परिवार में कौन है, किसने मिलने गया, उसके साथ क्या विपदा हुई, ये सब उसकी बेस लाइन है। मनोज के बारे में बताते बताते हम टमी रॉबर्ट के बारे में बताने लग जाते हैं,
ठीक है, रॉबर्ट से फिर हम अब्दुल्ला के ऊपर आ जाते हैं, अब्दुल्ला से फिर हम महारानी विक्टोरिया पे चले जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कि कहाँ निकाल जाए। बेस लाइन फिक्स होनी चाहिए। सेकंड है बॉडी, फिर हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। बॉडी तो जो राइटर लिखता है उसकी खुद की कला करेंगे, और लास्ट में निष्कर्ष या लेसन कि भाई स्टोरी से हम क्या सीखे, स्टोरी का क्या एंड रहा। ठीक है, जब एंड अच्छा होता है हम उसको बोलते हैं कॉमेडी, जब एंड बुरा रहता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रेजेडी। ठीक है, यही सेम कंसेप्ट ड्रामा का भी। ड्रामा या नाटक जो होता है, चाहे वो स्टेज पर ऊपर होने वाले नाटक हो, नुक्कड़ नाटक हो, तो ड्रामा के अंदर भी सेम चीज होती है। आपके पास कोई ना कोई थीम होती है कि आप ड्रामा किस पे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप पर्यावरण प्रदूषण पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास वो टॉपिक हो गया। ठीक है, फिर पर्यावरण प्रदूषण पे कर रहे हैं तो बेस लाइन वैसी ही होनी चाहिए। ये ना हो कि पर्यावरण प्रदूषण पे आप एक ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है, और सारे लोग जो है वहाँ पे ढोल पीट रहे हैं, शादियाँ हो रही है, ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण में ये दोनों एक दूसरे को भरवाला क्यों बना रहा है। ठीक है, तो सेकंड बेस लाइन जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। फिर बॉडी, ये बॉडी वाला पार्ट जो है ये आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है, राइटर पे डिपेंड करता है। और कंक्लूजन फिर लास्ट में यही है कि हम कुछ न कुछ बताएं। पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहे हैं तो कम से कम लास्ट में इतना बताएं कि हम लोग प्रदूषण को रोकने की कोशिश करें, या अगर प्रदूषण को रोकने की कोशिश नहीं की तो क्या क्या होगा, ये सब डिस्कस करना चाहिए। फिर ड्रामा का भी काफी सारा है। ठीक है, अगर 5 मिनट से, ठीक है, ड्रामा का भी है कि अगर हम अगर सिंगल पर्सन जो है वो आप बोल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस में जनरली जितना होता है कि हम लोग अपने आप को बहुत एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, कि जो सिचुएशन जो होती है ऑफलाइन मोड में होती है, क्लासेस होती है, क्लासेस में हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेहरे होते हैं, तो हमारा ध्यान क्लास की तरफ रहता है। यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे जब हमारे पास क्लासेस नहीं है तो हम जितना एंगेजिंग होना चाहते हैं वो बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ड्रामा का भी यही है। सॉलिलैक्विड अगर हम खुद ही से बात करते हैं, ठीक है, फिर मोनोलॉग जो होता है, मोनोलॉग मतलब एक ही आदमी जो है बताया जा रहा है। डायलॉग दो लोगों के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में जब वर्ड्स का, सेंटेंस का, एक्सप्रेशन का, भाव का, इन सब का एक्सचेंज होता है वो होगा डायलॉग। और अगर एक ही आदमी सामने नहीं और एक ही आदमी कोशिश कर रहा है तो वो मोनोलॉग। तो जैसे अभी हम जो टीचर जो है जो यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं वो सॉलिलैक्विड और मोनोलॉग इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सॉलिलैक्विड हो गया, मोनोलॉग हो गया, डायलॉग हो गया। फिर बात करते हैं हम फोनेटिक्स। फोनेटिक्स एक्चुअल में लैटिन लैंग्वेज के सिंबल हैं, यानी जिस फोनेटिक्स की बात करते हैं वो एक्चुअल में कभी लैटिन लैंग्वेज थी जिसको लैटिन लोग या जो रोमन साम्राज्य है, रोम साम्राज्य, ठीक है, उसके लोग इसको लिखा करते थे। हो सकता है जो हम पढ़ रहे हैं ड्रामा वगैरह ये और आने वाले वक्त में किसी की फोनेटिक्स हो। फोनेटिक्स मतलब कि साउंड ये किस तरह से बोला जाता है। फिर नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं POTE मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, फिर एक अप्रोच दी गई। वैसे पढ़ाने के लिए बहुत सारी अप्रोच, बहुत सारे तरीका होते हैं। अप्रोच मतलब होता है तरीका, तो बहुत सारी अप्रोच होती है जिसमें आपके सिलेबस में दी हुई है कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कि अगर आप लैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जितना हो सके स्टूडेंट से कम्युनिकेट करें, उससे बात करें। फिर नेक्स्ट है COT मतलब चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश टीचिंग अगर करना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो फॉरमोस्ट चैलेंज है वो है हमारा कि इंडिया की जो लैंग्वेज है, डाइवर्सिटी जो है, आप जानते हैं कि इंडिया को जो कहते हैं कि भारत जो है उसमें विविधताएं बहुत सारी, डाइवर्सिटी बहुत सारी, तो बहुत सारी लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज का आधार अलग है। जैसे अंग्रेजी का आधार अगर लैटिन है तो वैसे ही हर एक लैंग्वेज का कोई ना कोई आधार है। ठीक है, और कोई भी दो लैंग्वेज एक साथ मिक्स नहीं होती। तो फर्स्ट जो चैलेंज होता है हमारा वो होता है किसी ये लैंग्वेज बैरियर का। हिंदी वाले जो है वो इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, उसकी वजह घर पे वैसा बैकग्राउंड नहीं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सर,
लास्ट यूनिट जो है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, कि अगर आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, आप टीचर बन गए और उसके बाद अगर आपको देखना है कि बच्चे कितना पढ़े। इवैल्यूएट मतलब होता है मूल्यांकन। आपने कोई चीज उनके ऊपर इन्वेस्ट की है, निवेश किया, तो आपको देखना भी तो पड़ेगा दोबारा, ठीक है, कि वो निवेश कैसा रहा, ठीक है। और उसके बाद है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग ऑफ, एक बार अगर शॉर्ट में कहें इनफॉर्मल रूप से, वो है कि एक्स्ट्रा क्लास। अगर कोई वीक है तो उसको हम एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।